प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं काफ़ी दिनों पश्चात ये एमए फाइनल के जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो वीडियो है इनको मैं बना रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि शायद ये आपके लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि बहुत सारा पाठ्यक्रम जो है मैंने पूर्ण करवा दिया था और अब कुछ थोड़ा बहुत जो बचा हुआ जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित विद्यार्थियों के फ़ोन आने लग गए हैं कि सर जो टॉपिक्स बच गए हैं उनको आप पूर्ण करवाइए। तो मैंने सोचा कि जो वास्तव में जो विद्यार्थी इनके हकदार हैं या जिनको इनका बेनिफिट मिलना चाहिए उन तक जो है ये वीडियो पहुँचे। तो आज मैं आपके जो 8वां पेपर है, नाम जिसका नाटक एवं नाट्यशास्त्र रखा, इसमें नाट्यशास्त्र जो है उसके विषय में मैं इसका जो संक्षिप्त जो इतिहास है उसके विषय में मैं आपको पहले जानकारी दूंगा। उसके बाद में पाठ्यक्रम के हिसाब से पहला या प्रथम, द्वितीय या छठा जो अध्याय है इनका भी जो है फिर हम पद्यवार जो हम व्याख्या करेंगे और आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा। संस्कृत साहित्य के इतिहास में एक युग इस प्रकार से भी आया कि जब से साहित्य के विषय में शास्त्रीय जो विवेचना है उसका जो आरंभ होता है, तो साहित्य की जो वैदिक परंपरा है वो उपनिषदों तक स्वनिश्चित दिशा की ओर जो है गतिशील रही है। इसके पश्चात उसे एक मोड़ मिला और वह लौकिक रूप से में परिणत हुई। विषय की दृष्टि से यदि हम बात करें तो अब देवता, यज्ञ आत्मा तक ही सीमित न रह कर व्याकरण, दर्शन, छंद, कोश, ज्योतिष, धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विवेचना के जो विषय हैं वो बने हैं। फलतः है शास्त्रों का आरंभ हुआ। जहाँ तक नाट्य का या काव्य विषयक शास्त्र जो उसका संबंध है, यद्यपि अभी तक कोई ऐसा पुष्ट जो प्रमाण है नहीं मिल सका है जिसके आधार पर उसे धर्म और व्याकरण आदि शास्त्रों के समकाल का निश्चय जो रूप से कहा जा सके। तथापि आदि भरत, वृद्ध भरत इत्यादि कई भरतों के उल्लेख एवं उपलब्ध नाट्यशास्त्र में कहीं कहीं सूत्रों की स्थिति से इस बात का अनुमान लगाना जो है अनर्गल नहीं हो सकता कि नाट्य या काव्य विषयक शास्त्र का भी जन्म उन्हीं दिनों हुआ था जब धर्म, अर्थ, काम आदि अनेकों शास्त्रों का, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के जो भग्नावशेष हैं उनमें प्रत्यक्ष दृश्यमान पर्याप्त विकसित सभ्यता की सामग्रियों से सहस्त्राब्दियों पूर्व उस सभ्यता की आरंभावस्था का अंदाज जो है वो लगाया जाता है। वैसे ही उपलब्ध नाट्यशास्त्र में वर्णित रंगमंच, नृत्य, संगीत, वाद्य एवं अभिनय, चतुष्टय आदि नाट्य के विविध आधायक तत्वों की पूर्ण विकसित एवं परिपक्व अवस्था से
यह अनुमान करना और भी सरल एवं पुष्कल है कि ईसा से सहस्त्राब्दियों पूर्व नाट्य के शास्त्रीय विवेचन का आरंभ हुआ होगा। प्यारे विद्यार्थियों, दुर्भाग्यवश हमें उस परंपरा और मूल के प्रतिनिधि ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जो कुछ भी सामग्री मिल सकी। उसमें सबसे प्राचीन एवं सर्वोत्कृष्ट जो ग्रंथ है उसका नाम है नाट्यशास्त्र। उसके बाद की नंदिकेश्वर, धनंजय, रामचंद्र गुणचंद्र, शारदा तनय, भोज एवं विश्वनाथ कविराज की कृतियाँ उपलब्ध होती हैं। इन सभी ग्रंथों का, इन सभी विद्वानों का जो आधार ग्रंथ है वो भरतकृत नाट्यशास्त्र ही है। इन सभी ने नाट्यशास्त्र के ही कुछ नाटकीय जो तत्व हैं उनको लेकर उनका भरत की अपेक्षा संक्षेप में जो है विवेचन किया है। साहित्य की यदि हम बात करें तो साहित्य में दो प्रकार के ग्रंथ हैं। साहित्य में लक्ष्य और लक्षण दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं। लक्ष्य ग्रंथों की रचना पहले होती है। लक्षण ग्रंथों की लक्षण जो ग्रंथ हैं उनकी जो समालोचना है या उनकी जो रचना है उनके लिए कुछ नियम निर्धारित कर देते हैं। तो लक्षण ग्रंथ जो है वो लक्ष्य ग्रंथों के बाद में रचे जाते हैं। ये नियम एक और जहाँ लक्ष्य ग्रंथ को प्रोत्साहित करते हैं वहाँ दूसरी ओर उन्हें नियंत्रित भी करते हैं और इस प्रकार दोनों परमार्जित साहित्य की श्रीवृत्ति में योग देते हैं। संस्कृत नाट्यों या रूपकों की रचना का आरंभ भी तमसाच्छन्न ही है। फिर भी पतंजलि के बलिबंधन, कंसवध इत्यादि जो उदाहरण हैं उनके आधार पर ईसा के कई शताब्दी पूर्व नाट्य की उपलब्धि की बात सिद्ध हो जाती है। फिर उसके समालोचक एवं उसके आधायक तत्वों के विधायक नाट्यशास्त्र को ही उस काल का जो है क्यों न स्वीकार किया जाए। प्यारे विद्यार्थियों, नाट्यशास्त्र के ईसा से बहुत पूर्व सिद्ध होने पर उसका ऐतिहासिक जो आप यूँ कह सकते हैं कि भाई उसका जो संदर्भ है वह नहीं उपलब्ध हो सकता। उपलब्ध प्राचीन जो सामग्री है भरत के नाट्यशास्त्र से लेकर जो कविराज विश्वनाथ उसके जो साहित्य दर्पण है वहाँ तक में प्रयुक्त नाट्य विषय का जो ऐतिहासिक जो विवरण है वही हमारे को उपलब्ध होता है। प्यारे विद्यार्थियों, नाट्यशास्त्र पर उपलब्ध जो ग्रंथ हैं उनके मैं कुछ नाम जो है आपको यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले नाट्यशास्त्र, उसके बाद में नाट्यशास्त्र भरत मुनि का, अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर का है, दश रूपक धनंजय का है, भाव प्रकाश शारदा तनय, श्रृंगार प्रकाश भोज, नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र और साहित्य दर्पण ये विश्वनाथ का है। अब नाट्यशास्त्र जो है ये भरत की कृति है। ये फिर भी कुछ लोगों के अंदर जो है इसमें अभी भी संवाद है यानी विवाद है। अभिनव गुप्त के समय में भी यह विषय विवादास्पद था, परंतु आचार्य अभिनव ने बड़े ही जोरदार ढंग से, जोरदार शब्दों में इस बात का समर्थन किया है कि नाट्यशास्त्र भरत प्रणीति है। वे उसे भरत सूत्र कहते हैं। और षट त्रिशंक भरत सूत्रम इदम विवरणम, कुछ लोगों का कहना है कि नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत न होकर उनका कोई शिष्य था। अभिनव गुप्त ने इस बात का भी खंडन किया है। प्यारे विद्यार्थियों, नाट्यशास्त्र जो है उसके विषय में यदि हम बात करें, इसमें कुल 36 अध्याय हैं। कई इसमें 37 अध्याय भी स्वीकार करते हैं। इनमें नाट्य की उत्पत्ति, लक्षण, प्रेक्षागृह, नृत्य के विविध अंग, चतुर्विध अभिनय, रस, भाव, विवाह, अनुभाव, सात्विक भाव आदि, नायक नायिकाओं के भेद उपभेद, संगीत, वाद्य, छंद, गुण, रीति, अलंकार आदि अनेकों विषयों का जो है विशेष विवेचन हुआ है। नाट्यशास्त्र कला विषय विश्वकोश है
बाद के सभी नाटकों एवं अन्य साहित्यों में नाट्यशास्त्र के अनेकशः उल्लेख उसकी जो लोकप्रियता है एवं महत्ता के द्योतक है। कालिदास जैसे महाकवि भी विक्रमोर्वशीय में भरत का जो है उल्लेख किया बिना नहीं रह सके, और जिसका इस प्रकार से यदि हम बात करें तो नाट्यशास्त्र के विषय में इसके पूर्व बहुत अधिक जो है जानकारी जो है वह उपलब्ध होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके इस पाठ्यक्रम के अंदर जो आपके पहला जो अध्याय है, दूसरा जो अध्याय है और छठा जो अध्याय है, ये आपके पाठ्यक्रम के अंदर निर्धारित है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आपका जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय के अंदर नाट्यशास्त्र की दिव्य उत्पत्ति का मनोरंजन एवं उसका विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। दुःखापनोदनार्थे किसी मनोरंजक वस्तु के लिए देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा द्वारा पंचम वेद के रूप में नाट्य की रचना, भरत मुनि द्वारा इंद्रध्वज महोत्सव पर प्रथमतः उसके अभिनय, दैत्यों का विघ्न करना और इंद्र द्वारा उसका निवारण, नाट्य के रक्षार्थ देवताओं की उन स्थलों पर नियुक्ति हुई और ब्रह्मा द्वारा नाट्य के लक्षण और स्वरूप की व्याख्या हुई। विघ्नों की उपशांति आदि विषय का जो है इस प्रथम अध्याय के अंदर जो है उल्लेख मिलेगा। द्वितीय अध्याय के अंदर नाट्य मंडप के भेद उपभेद का निरूपण और विकृष्ट चतुर्रस और त्रैस्त्र संज्ञक प्रेक्षागृहों की रचना का विधान है। रंगशाला का भूमि विभाग और उसके अंग प्रत्यंग का सम्यक निरूपण द्वितीय अध्याय में हुआ है। भारत में प्रेक्षागृहों का स्वरूप क्या था, इस अध्याय में भली प्रकार से समझा जा सकता है। रंगशीर्ष, जिसको रंगफीट भी कहा जाता है, आज की भाषा में जिसको हम स्टेज कहते हैं, मतवारणी, प्रेक्षागृह, यवनिका इत्यादि अनेक नाट्यांग विषयक तत्वों का विशद विवेचन इस अध्याय में हुआ है। साथ ही तत्कालीन वास्तुकला और काष्ठकला का बहुत ही अच्छा परिचय जो है वह भी यहाँ प्राप्त होता है। छठे अध्याय के अंदर मुनि वृंद द्वारा रस विषयक 5 प्रश्न किए जाते हैं। भरत मुनि ने रस, उनके विभाव, अनुभाव, स्थायी भावों का विस्तार पूर्वक जो है उसमें वर्णन किया गया है। रस निष्पत्ति विषयक सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति ही इसी अध्याय के अंदर है। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति ही, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको आप याद करें। रस का सूत्र है और रस का ये जो रस का सिद्धांत है, इस सिद्धांत की ऐतिहासिक समस्या की दृष्टि से यह अध्याय बहुत ही काम का अध्याय है। संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में काव्यगत 9 रसों का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम जो है यहीं प्राप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये जो हम इसका जो अध्ययन करने जा रहे हैं, ये आज इसका मैंने प्रारंभ कर दिया है। हम अपनी जो कॉलेज का जो चैनल है उसके ऊपर आप सभी को ये मिल जाएगा। जिस भी विद्यार्थी को पढ़ना है आप वहाँ इनको पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।